हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी फॉर लॉ, जिसमें आज हम कंपनी लॉ का 10th क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन है हमारा, कंपनी के विवरण पत्र से, विवरण पत्रिका से आप क्या समझते हैं। जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है उससे आप क्या समझते हैं, प्रोस्पेक्टस क्या है, इसके बारे में बताना है। कंपनी का महत्वपूर्ण दस्तावेज है कंपनी का प्रोस्पेक्टस। ठीक है। दूसरा दूसरे तरीके से क्वेश्चन आया है कि विवरण पत्रिका में गलत विवरण के लिए सिविल एवं आपराधिक दायित्व की विवेचना कीजिए। तीसरे तरीके से आया कि विवरण पत्रिका में मिथ्या कथन यानी कि वो गलत विवरण जो है उसके लिए कौन उत्तरदायी होगा, दीवानी एवं आपराधिक दायित्व भी समझाइए। फिर चौथा, विवरण पत्रिका बनाते स्टेटमेंट इन प्रोस्पेक्टस। ठीक है, ये क्वेश्चन है कंपनी के प्रोस्पेक्टस से रिलेटेड, विवरण पत्रिका से रिलेटेड। कंपनी को अपना कारोबार चलाने के लिए पूंजी जुटानी होती है। अगर कोई कंपनी कोई कारोबार शुरू करती है तो उसके लिए उसको पैसे भी चाहिए, है ना। प्राइवेट कंपनी अपने सदस्यों से ही पूंजी जुटा लेती है। जो प्राइवेट कंपनी के सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, जो प्राइवेट कंपनी में लोग होते हैं, वो उनसे ही पूंजी जुटा लेती है। लेकिन जो पब्लिक कंपनी होती है उसको जनता से पूंजी जुटाने के लिए विवरण पत्रिका जारी करना होता है। आपने देखा होगा आपके कॉलेज में जब आप एडमिशन कराते हो तो एक प्रोस्पेक्टस आपको दिया जाता है जिसमें उस कॉलेज से रिलेटेड सारी चीजें मेंशन होती हैं कि कॉलेज में कौन टीचर है, कौन प्रिंसिपल है, किसकी क्या क्वालिफिकेशन है, का जो कॉलेज है उसमें क्या क्या फैसिलिटी हैं, ये सारी चीज उसमें प्रोस्पेक्टस में होती हैं। ऐसे ही एक कंपनी का प्रोस्पेक्टस होता है जिसमें कि सारी जानकारी उसमें प्रोवाइड कराई जाती है कि कंपनी किस चीज से रिलेटेड है, उसका नाम क्या है, वो क्या कार्य करती है, उसमें कितने पैसे लगे हैं, सारी चीजें। ठीक है, आगे देखते हैं विवरण पत्रिका क्या है। विवरण पत्रिका एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें कंपनी के बारे में जानकारी होती है, जैसे कि कंपनी का उद्देश्य, किस कंपनी के लिए इस कंपनी किस उद्देश्य के लिए इस कंपनी को खोला गया है, पूंजी की आवश्यकता कि इसमें कितनी पूंजी की आवश्यकता है, 10 लाख की, 20 लाख की, कितने की है वो, अंशों की कीमत, जो कंपनी का अंश होगा, कंपनी के शेयर्स होते हैं, एक अंश जो है, एक शेयर जो है कितने का है, 14 रुपए का है, 15 रुपए का है, या फिर 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, 1000 का है। जो लोग शेयर मार्केट चलाते हैं उनको पता होगी कि कंपनी के जो अंश हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, कंपनी का अंश नॉर्मली आप इतना समझ सकते हो कि किसी कंपनी में आपका हिस्सा होना। यदि वह दस्तावेज जनता को कंपनी के अंश या ऋणपत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। विवरण पत्रिका में कंपनी के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी होती है जिससे निवेशक अपने निवेश के बारे में निर्णय ले सके। जो निवेशक हैं, जो कंपनी में पैसा लगा रहे हैं, वो ये निर्णय ले सकें कि इस कंपनी में पैसा लगाना है या फिर नहीं लगाना है। ठीक है, वो सारी जानकारी उनको प्राप्त होती है कंपनी के प्रोस्पेक्टस से। आगे, कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 25 के अनुसार, धारा 25 के अनुसार कोई भी कंपनी जनता से अपने अंशों या ऋण पत्रों के लिए आवेदन नहीं मांग सकती जब तक कि आवेदन के साथ विवरण पत्रिका जारी न की गई हो। जब तक कोई भी कंपनी विवरण पत्रिका कोई भी मतलब पब्लिक कंपनी, जब तक पब्लिक कंपनी विवरण पत्रिका जारी नहीं करेगी तब तक वो कंपनी के अंशों या ऋण पत्रों के द्वारा उनसे पैसे नहीं मांग सकती, धन नहीं मांग सकती। ठीक है, इसके अलावा कंपनी अधिनियम 2013 की धारा के अनुसार विवरण पत्रिका का निगमन करना अनिवार्य होता है, क्योंकि कंपनी के अंशों अथवा ऋण पत्रों के लिए कोई भी आवेदन पत्र तब तक नहीं मांगा जा सकता जब तक कि विज्ञापन के साथ विवरण पत्रिका संलग्न यानी कि जोड़ना न की गई हो। जब तक वो विवरण पत्रिका के साथ न जोड़ी गई हो तब तक वो ऋण पत्रों के लिए कोई भी आवेदन नहीं कर सकती। ठीक है, फिर इसके बाद एक केस है, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने प्रथमनाथ सान्याल बनाम काली कुमार दत्त 1925 के बाद में निर्णय दिया कि ऐसा विज्ञापन जिसमें जनता को सूचित किया गया था
कि कंपनी को विवरण पत्रिका की शर्तों के अनुसार कुछ अंश या ऋण पत्र अभी बिक्री के लिए उपलब्ध है तथा आवेदन पत्र देकर उन्हें खरीदा जा सकता है, कंपनी का विवरण पत्रिका माना जाएगा। अगर कोई कंपनी अपना विज्ञापन करती है, मतलब एडवर्टाइजमेंट देती है और उसमें बताती है कि विवरण पत्रिका की शर्तों के अनुसार कंपनी के कुछ अंश या ऋण पत्र बिक्री के लिए उपलब्ध हैं और जो लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं वो आवेदन पत्र देकर अपना मंजूरी देकर उन्हें खरीद सकते हैं, उसी को विवरण पत्रिका माना जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद विवरण पत्रिका की परिभाषा। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 2 सबधारा 70 के अनुसार विवरण पत्रिका एक ऐसा दस्तावेज है जो क्या बताता है, जो बताता है कंपनी के बारे में, कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। जो कंपनी के अंश हैं, कंपनी के ऋण पत्र हैं, उनको खरीदने के लिए जनता को ऑफर देता है। कंपनी में जमा डिपॉजिट करने के लिए आमंत्रित करता है। कंपनी में धन दे, मतलब वो रिक्वेस्ट करता है कि आप हमारी कंपनी में अपना पैसा लगाइए और उससे आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है। इसमें शामिल हो सकते हैं विवरण पत्रिका के नाम से जारी दस्तावेज, सूचना, परिपत्र, विज्ञापन या अन्य दस्तावेज। ठीक है, ये आते हैं इसकी परिभाषा में। फिर इसके बाद इसके अलावा इसमें दो विशेष प्रकार की विवरण पत्रिका भी शामिल है। दो विशेष प्रकार की विवरण पत्रिका है। पहला रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस, रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस, सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी पहले से जारी विवरण पत्रिका को फिर से जारी करती है, यानी कि उसमें कुछ बदलाव करके उसको फिर से जारी करती है, उसे कहते हैं रीहेयरिंग प्रोस्पेक्टस। और एक होता है सेल्फ प्रोस्पेक्टस। जब कंपनी एक बार विवरण पत्रिका जारी करती है और उसे निश्चित अवधि के लिए वैध रखती है, एक निश्चित अवधि के लिए उसको वैध रखती है कि जब तक कंपनी है तब तक ये विवरण पत्रिका रहेगी, जिसे बार बार जारी करने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसे कहते हैं सेल्फ प्रोस्पेक्टस। फिर इसके बाद प्रोस्पेक्टस जो है उसके उद्देश्य, विवरण पत्रिका का उद्देश्य जनता को आमंत्रित करना। विवरण पत्रिका का मुख्य उद्देश्य जनता को कंपनी के अंश या ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करना, यानी कि जनता को आमंत्रित करना कि आप हमारे कंपनी के शेयर लीजिए, उसमें निवेश कीजिए। दूसरा, शर्तों का रिकॉर्ड रखना, जो भी विवरण पत्रिका में शर्तें बताई जाएंगी उनका रिकॉर्ड रखना। विवरण पत्रिका में उन शर्तों का उल्लेख होता है जिनके तहत जनता अंश या ऋण पत्र खरीदती है। तीसरा, निर्देशकों की जिम्मेदारी, निर्देशक कंपनी के डायरेक्टर विवरण पत्रिका में उल्लेखित बातों और दायित्वों को स्वीकार करने के लिए निर्देशकगण जिम्मेदार होते हैं। जो भी विवरण पत्रिका में लिखा होगा उसको वो स्वीकार करेंगे। कौन? निर्देशक। अगर उसमें जो अंश की कीमत है अगर 100 रुपये लिखी है तो उनको स्वीकार, उनको एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ 100 रुपये है, वो अपनी मर्जी से उसको 200 नहीं कर सकते। ठीक है। इसके बाद विवरण पत्रिका का पंजीकरण, उसका रजिस्ट्रेशन। विवरण पत्रिका का पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रोस्पेक्टस। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 27, धारा 27 क्लॉज 1 के अनुसार कोई भी कंपनी विवरण पत्रिका का निगमन नहीं कर सकती जब तक कि उसकी प्रकाशित प्रतिलिपि को कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण हेतु प्रेषित न कर दिया जाए। जब तक कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है उसको रजिस्ट्रार ऑफिस में उसकी प्रतिलिपि, मतलब फोटोकॉपी ऑफिस में नहीं भेज दी जाएगी, तब तक वो क्या नहीं कर सकती, उसको प्रकाशित, उसको जारी नहीं कर सकती प्रोस्पेक्टस को। फिर इसके बाद विवरण पत्रिका की विषय वस्तु। अब विवरण पत्रिका के अंदर होना क्या क्या चाहिए, क्या होना चाहिए? विवरण पत्रिका एक ऐसा दस्तावेज है जो कंपनी की एक वित्तीय स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शाता है। कंपनी में कितना पैसा लग रहा है और उसमें जो भी अन्य महत्वपूर्ण जानकारी है वो सारी बताती है। यह दस्तावेज जनता को कंपनी के अंश, कंपनी में
अंश ऋणपत्र खरीदने के लिए आमंत्रित करता है। विवरण पत्रिका जो है वो लोगों को आमंत्रित करता है कि आप हमारी कंपनी में आइए, चीजें देखिए, आपको समझ आती है तो खरीद लीजिए। विवरण पत्रिका में क्या होना चाहिए? पहला, दिनांक। विवरण पत्रिका पर दिनांक होना अनिवार्य है। यह दिनांक विवरण पत्रिका के निगमन की तिथि को दर्शाता है। धारा 26 याद रखना। फिर रजिस्ट्रीकरण, रजिस्ट्रेशन। धारा 26 विवरण पत्रिका को रजिस्ट्रार कार्यालय में फाइल करना आवश्यक है, उसको वहां पर भेजना अनिवार्य है। यह कंपनी की वैधता और विश्वसनीयता को दर्शाता है। ठीक है। तीसरा, निर्देशक के हस्ताक्षर। जो कंपनी का विवरण पत्र है उसमें निर्देशक जो है, डायरेक्टर, उनके हस्ताक्षर, उनके साइन। विवरण पत्रिका पर निर्देशकों या प्रस्तावित निर्देशकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। यह कंपनी के निर्देशकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को दर्शाता है। जो भी कंपनी में बात कही गई है उसको दर्शाता है। ठीक है। और कंपनी के जो डायरेक्टर हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने जो कहा है विवरण पत्रिका में उसको वो पूरा करें। फिर इसके बाद विशेषज्ञ की राय। यदि विवरण पत्रिका में विशेषज्ञ की राय शामिल है तो विशेषज्ञ की लिखित सहमति होनी चाहिए। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी की विश्वसनीयता को दर्शाता है। ठीक है। फिर पॉइंट नंबर 5, अनुक्रमणिका। विवरण पत्रिका में कंपनी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति, आंतरिक व्यवस्था, अनुमानित लाभ आदि की जानकारी देता है। ठीक है। ये पॉइंट्स हैं जो कंपनी के विवरण पत्रिका में होनी चाहिए। फिर कंपनी की जानकारी। विवरण पत्रिका में कंपनी के उद्देश्य, आंतरिक व्यवस्था, अनुमानित लाभ आदि की जानकारी होनी चाहिए। यह कंपनी की वित्तीय स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शाता है। फिर अंश और ऋणपत्र। विवरण पत्रिका में अंश और ऋणपत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। यह सदस्यों के अंश और ऋणपत्र के प्रकार, मूल्य, अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को दर्शाता है। जो भी आप कंपनी के शेयर्स जनता को दे रहे हैं उन सब की जानकारी उसमें होनी चाहिए। फिर निर्देशक की जानकारी। विवरण पत्रिका में निर्देशक के नाम, पते, व्यवसाय आदि की जानकारी होनी चाहिए। कंपनी का निर्देशक कौन है, कितने हैं, ये सारी बातें उसमें होनी चाहिए। यह कंपनी के निर्देशकों की जिम्मेदारी और जवाबदेही को दर्शाता है। ठीक है। इन सभी बातों को विवरण पत्रिका में शामिल करने से कंपनी की वित्तीय स्थिति और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को स्पष्ट रूप से दर्शाया जा सकता है। ये सारी जो बातें हैं अगर वो विवरण पत्रिका में होंगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि कंपनी की वित्तीय स्थिति क्या है, कंपनी में कितना पैसा लगाया गया है, वो कितना पैसा कमा सकती है, उसमें जो सारी चीजें हैं उसके निर्देशक हैं या फिर अन्य कोई चीजें हैं, व्यवसाय है, पता है, नाम है, सारी चीजों का इसमें विवरण होना चाहिए विवरण पत्रिका में। फिर विवरण पत्रिका में भूल, असत्य कथन अथवा कपट का परिणाम। यदि विवरण पत्रिका में कोई भूल, असत्य कथन या कपट होता है तो इसके परिणाम निम्नलिखित हो सकते हैं। पहला, लोप, ओमिशन यानी कि चूक, किसी चीज को करने में चूक जाना। लोप का अर्थ है विवरण पत्रिका में आवश्यक तथ्य का उल्लेख नहीं करना। यदि विवरण पत्रिका में कोई आवश्यक तथ्य का उल्लेख नहीं किया गया है तो इसके लिए प्रत्येक दोषी अधिकारी को दंडित किया जा सकता है। विवरण पत्रिका बनाई गई है, उसमें आपने दिनांक नहीं लिखी कि ये कब से चालू है, आपने उसमें शेयर्स जो होते हैं उनकी फिक्स अमाउंट नहीं लिखी, बहुत सारी चीजें हैं, आपने जिस काम के लिए इसको शुरू किया है कंपनी को वो काम नहीं लिखा, ये भी चीजें हो सकती हैं। तो उसके लिए दोषी ठहराया जाएगा उस व्यक्ति को या फिर उन लोगों को जो विवरण पत्रिका में काम कर रहे हैं, मतलब विवरण पत्रिका के लिए, विवरण पत्रिका को बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उदाहरण के लिए
यदि विवरण पत्रिका में कंपनी के वित्तीय विवरणों का उल्लेख नहीं किया गया, जो भी कंपनी में खर्चा हो रहा है, जितने की भी कंपनी बनी है, जो भी उसमें पूंजी लगी है, उसके बारे में नहीं बताया गया है, या यदि विवरण पत्रिका में निर्देशकों के नाम और पते का उल्लेख नहीं किया गया है, तो इसे लोप माना जा सकता है, कोई चूक मानी जा सकती है कि इन लोगों ने इस चीज को छोड़ दिया है। लोप के परिणाम स्वरूप कंपनी के अधिकारियों को दंडित किया जा सकता है, और यदि किसी व्यक्ति को लोप के कारण हानि होती है तो वह कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई कर सकता है। परंतु निम्नलिखित परिस्थितियों में कंपनी के निर्देशक विवरण पत्रिका में लोप के लिए जनता के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। जो विवरण पत्रिका है उसमें कोई लोप होती है, कोई चूक होती है, तो उसके निर्देशक जनता के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे, ऐसा कहा गया है इसमें। यदि उन्हें विवरण पत्रिका में लोप का ज्ञान नहीं था, अगर उन्हें नहीं पता था तो वो उसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। यदि वह लोप उनके द्वारा सद्भाव पूर्वक कार्य करते समय हुआ हो, वो अच्छे के लिए कार्य कर रहे थे और उनसे गलती से ये चीजें हो गई, तो वो जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। यदि न्यायालय के विचार में वह लोप महत्वपूर्ण नहीं है, अगर वो छोटा मोटी चीज मतलब कोई छोटी मोटी चीज है तो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाएगा। फिर इसके बाद असत्य कथन या कपट, जो विवरण पत्रिका है उसमें कोई असत्य कथन हुआ है, असत्य कथन कोई गलत बात उसमें बोली गई है, या कपट का अर्थ विवरण पत्रिका में महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना या गलत जानकारी देना। यदि विवरण पत्रिका में ऐसा किया जाता है तो इसे असत्य कथन या कपट माना जाएगा। ठीक है, कोई भी बात आप विवरण पत्रिका में गलत लिखते हो या फिर छुपाते हो कुछ, तो वो कपट, गलत, धोखाधड़ी मानी जाएगी। फिर एक केस है किशन मेहता एवं अन्य बनाम यूनिवर्सल लेगेज मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड तथा अन्य का मामला। यह मामला मुंबई उच्च न्यायालय में सुनाया गया था, जिसमें वादियों ने प्रतिवादी कंपनी के साथ, वादी वाद करने वाले होते हैं वादी, और प्रतिवादी वो होते हैं जिनके ऊपर वाद किया जाता है। पहले भी कई बार बताया मैंने को, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट। ठीक है, विवरण पत्रिका में गलत बयानी, मिस स्टेटमेंट के लिए जनहित में वाद स्थित किया गया था, यानी कि वाद दायर किया गया था, या दायर भी लिख सकते हो, वाद दायर किया गया था। ठीक है, फिर वादियों की दलील, जो वादी थे, जो प्लेंटिफ थे, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा, वादियों ने दावा किया कि प्रतिवादी कंपनी ने विवरण पत्रिका में तमाम ऐसे मुद्दों हो गए, तमाम ऐसे मुद्दों जो वास्तव में उनके दायित्व थे, लाभ के रूप में दर्शाया था, जिसके कारण निवेशकों को हानि होने की संभावना थी। फिर न्यायालय ने क्या निर्णय दिया? न्यायालय ने वादियों की दलील को खारिज कर दिया। जो वादियों ने अपनी दलील पेश की थी, जो उन्होंने अपने बताया था, अपने कथन दिए थे, उन्होंने उनको खारिज कर दिया और कहा कि इस प्रकार के वाद में वादी को यह साबित करना आवश्यक है, जो वादी है, जो प्लेंटिफ है, उसको यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी कंपनी के मिथ्या कथन के परिणाम स्वरूप, जो भी मिथ्या कथन उसने कहा था कंपनी ने, उसके परिणाम से वादियों के लिए वाद कारण उत्पन्न हुआ है। जो वादी हैं उनके लिए कोई वाद कारण उत्पन्न हुआ है, उन्हें ये साबित करना आवश्यक है, लेकिन प्रस्तुत वाद में ऐसा साबित नहीं हुआ। जो भी उन्होंने अपना वाद प्रस्तुत किया था उसमें यह साबित नहीं हुआ कि कोई वाद का कारण बनता है। जब आप कोई भी केस कोर्ट में लेके जाते हो तो उस केस को वहां ले जाने के लिए आपके पास रीजन होना चाहिए, कॉज ऑफ एक्शन जिसे कहते हैं, वाद का कारण। अगर कोई संपत्ति से रिलेटेड कोई वाद है और आप कोर्ट में जाके केस कर रहे हो तो आपके पास कारण होना चाहिए कि इस व्यक्ति ने आपकी संपत्ति पे कब्जा किया हुआ है, या फिर ये व्यक्ति आपकी जमीन के कागज रख के बैठा हुआ है। आपके पास एक कारण होना चाहिए कोर्ट में जाने के लिए। अगर आपके पास कोई कारण नहीं है, आप बिना किसी कारण के कोर्ट में जाके केस करते हो, तो फिर आपके केस को खारिज कर दिया जाएगा।
इसमें भी यही था कि जो प्रतिवादी कंपनी है जिस पर केस किया गया था, उसने विवरण पत्रिका में तमाम ऐसे मुद्दे जो उनके दायित्व के थे अपने लाभ में, मतलब लाभ के लिए दर्शाया था, जिसके कारण निवेशकों को हानि होने की संभावना थी। इन्होंने कहा संभावना थी। ठीक है। फिर कोर्ट ने, न्यायालय ने उनकी दलीलों को खारिज कर दिया और कहा कि वादी को यह साबित करना आवश्यक है कि प्रतिवादी के मिथ्या कथन के परिणाम स्वरूप वादियों के लिए वाद कारण, उनके लिए कोई रीजन उत्पन्न हुआ है, लेकिन प्रस्तुत वाद में ऐसा नहीं था। ठीक है। असत्य या कपटपूर्ण कथन के लिए कंपनी का दायित्व, कंपनी की जिम्मेदारी, लायबिलिटी। कंपनी की विवरण पत्रिका में असत्य या कपटपूर्ण कथन होने पर कंपनी के निर्देशकों, प्रवर्तकों और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। अगर विवरण पत्रिका में कोई भी असत्य कथन कहा गया है, कोई भी कपटपूर्ण कथन कहा गया है, कोई भी धोखाधड़ी की गई है, तो उसके लिए कंपनी के जो निर्देशक हैं, जो उसके प्रवर्तक हैं, कंपनी को बनाने वाले, वो सभी जिम्मेदार हो सकते हैं क्षतिपूर्ति कंपनसेशन देने के लिए। यदि कोई व्यक्ति कंपनी के विवरण पत्रिका में असत्य कथन, कपटपूर्वक कथन पर विश्वास करके कंपनी के अंश पत्र, ऋण पत्र खरीदता है, तो वह कंपनी के विरुद्ध अपकृत्य विधि के अंतर्गत छल का वाद चला सकता है और क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। कंपनी ने कुछ असत्य बातें कही हैं विवरण पत्रिका में, कुछ कपटपूर्वक कथन कहे हैं विवरण पत्रिका में, और किसी पर्सन ने उस पर विश्वास करके चीजें खरीद ली हैं, तो वो बाद में उसको कंपनी पर केस कर सकता है और कंपनसेशन, क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सकता है। ठीक है। फिर है सिविल दायित्व। सिविल दायित्व कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 35 के अनुसार, कंपनी एक्ट 2013 की धारा 35 के अनुसार कंपनी की विवरण पत्रिका, जो कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, उसमें असत्य या कपटपूर्वक कथन होने पर कंपनी के निर्देशक, प्रवर्तक और अन्य जिम्मेदार व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के लिए दायी ठहराया जा सकता है। ठीक है। उन्हें जिम्मेदार ठहराया जा सकता है क्षतिपूर्ति के लिए। फिर इसके बाद दायित्व से मुक्ति के लिए आवश्यक शर्तें, जो दायित्व होते हैं क्षतिपूर्ति के, उनसे मुक्त होने के लिए क्या आवश्यक शर्तें हैं। निर्देशक या विशेषज्ञ को दायित्व से मुक्ति पाने के लिए निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी। जैसे यदि उन्हें विवरण पत्रिका में असत्य कथन, कपटपूर्ण कथन का ज्ञान नहीं था, उन्हें नहीं पता था, तो वो बच सकते हैं। यदि उन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य किया था, उन्होंने गुड फेथ में कार्य किया था, गुड फेथ में कंपनी का जो प्रोस्पेक्टस है वो बनाया था, तो वो बच सकते हैं। यदि विवरण पत्रिका में असत्य या कपटपूर्वक कथन महत्वपूर्ण नहीं था, जो भी उसमें असत्य कथन कहा गया था, जो भी कपटपूर्ण कथन कहा गया था, वो ज़्यादा जरूरी नहीं था, तो भी वो इस दायित्व से बच सकते हैं। ठीक है। उदाहरण, एक केस है डेयरी बनाम पीका। इसके मामले में निर्देशकों ने विवरण पत्रिका में असत्य कथन किया था, लेकिन उन्हें विश्वास था कि वह सत्य है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि निर्देशक दायित्व से मुक्त हैं क्योंकि उन्होंने सद्भावपूर्वक कार्य किया था। ठीक है। केस का नाम याद रखना, केस का नाम जरूर लिखना। पहले लिखना केस, बड़ा बड़ा सा, ज्यादा ही बड़ा नहीं, उसके आगे केस का नाम, फिर उसको डिफाइन कर देना। इसके बाद है इसका निष्कर्ष। विवरण पत्रिका कंपनी का एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो जनता को सही एवं पूर्ण जानकारी देकर निवेश के लिए प्रेरित करता है। इसमें पारदर्शिता और सत्यता अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा कंपनी के निर्देशक एवं अन्य अधिकारी सिविल दायित्व के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं, जिम्मेदार हो सकते हैं, उन्हें कंपनसेशन देना पड़ सकता है। असत्य कथन या लोभ की स्थिति में निवेशक को कानूनी संरक्षण प्राप्त करना होता है। डेयरी वर्सेस पीक जैसे मामले में स्पष्ट होता है कि यदि निर्देशक सद्भाव
से कार्य करते हैं तो दायित्व से मुक्त हो सकते हैं। अतः विवरण पत्रिका निवेशकों के हितों की रक्षा का एक महत्वपूर्ण साधन है। ठीक है, अब क्वेश्चन का आंसर तो हमने पढ़ लिया। अब बात है कि इसको याद कैसे करना है, इसको याद कैसे रखना है, क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत बड़ा हो गया। तो अब इसको हम याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखेंगे इनके कीवर्ड से, जो इसकी हेडिंग्स हैं, जो इसमें मेन चीजें हैं, सेक्शंस हैं, जो इसमें केस हैं, उनसे। विवरण पत्रिका की परिभाषा। विवरण पत्रिका एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है और सेक्शन 2 सबसेक्शन 70 में विवरण पत्रिका को परिभाषित किया गया है। इसमें कंपनी से रिलेटेड सारी जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है। किसको? कंपनी में निवेश करने वाले निवेशकों को, अंशधारियों को और सदस्यों को। ठीक है, जनता को आमंत्रण करना। इनका जो विवरण पत्रिका का उद्देश्य है वो है जनता को आमंत्रण करना, अंश, ऋण पत्र और जमा पूंजी इकट्ठा करना लोगों को कंपनी के अंश देकर। ठीक है, फिर सूचना, परिपत्र, विज्ञापन। विज्ञापन द्वारा इस विवरण पत्र को प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद विवरण पत्रिका का निगमन। सेक्शन 23 पब्लिक कंपनी द्वारा निगमन। जो प्राइवेट कंपनी है वो अपने ही सदस्यों से धन पूंजी इकट्ठा कर लेती है, और जो पब्लिक कंपनी है वो अंश और ऋण पत्र द्वारा जनता से धन इकट्ठा करती है कंपनी को चलाने के लिए। ठीक है, फिर सेक्शन 25 बिना विवरण पत्रिका के आवेदन नहीं। जब तक कोई कंपनी अपना विवरण पत्रिका जारी नहीं करेगी तब तक वो लोगों से आवेदन करने के लिए नहीं कह सकती। फिर सेक्शन 33 विज्ञापन प्लस विवरण पत्रिका आवश्यक। विज्ञापन के साथ विवरण पत्रिका का प्रकाशन करना आवश्यक है। ठीक है, फिर पंजीकरण। कंपनी के जो प्रोस्पेक्टस है उसका रजिस्ट्रेशन। धारा 26 कंपनी की जो विषय वस्तु है वो सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। फिर सेक्शन 27 जो रजिस्ट्रार है उसके पास पंजीकरण अनिवार्य है। रजिस्ट्रार ऑफिस में जो विवरण पत्रिका है उसकी प्रतिलिपि, उसकी फोटोकॉपी भेजी जानी चाहिए, उसका रजिस्ट्रेशन किया जाना चाहिए। उसके बाद विवरण पत्रिका के प्रकार। अब विवरण पत्रिका के 2 प्रकार पढ़े थे हमने, रीहेयरिंग विवरण पत्रिका, रीहेयरिंग सेल्फ विवरण पत्रिका, और फिर है इसका उद्देश्य। जो प्रोस्पेक्टस है उसका उद्देश्य है जनता को आमंत्रित करना, कंपनी में निवेश करने के लिए जनता को आमंत्रित करना, शर्तों का रिकॉर्ड रखना, जो भी उसने विवरण पत्रिका में कहा है उसका रिकॉर्ड रखना, निर्देशकों की जिम्मेदारी तय करना। जो भी उस चीज में, जो भी विवरण पत्रिका में कही गई है उसके लिए जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं निर्देशक। फिर विषय वस्तु, जो सेक्शन 26 है इसमें जो विवरण पत्रिका है उसके विषय वस्तु बताई गई हैं कि उसमें क्या क्या होना चाहिए। दिनांक, जो विवरण पत्रिका है वो कब से जारी की गई है। पंजीकरण, कंपनी के विवरण पत्रिका का पंजीकरण होना अति आवश्यक है। उसके बाद निर्देशक के हस्ताक्षर, विवरण पत्रिका पर निर्देशक के हस्ताक्षर होने चाहिए। विशेषज्ञ की सहमति, अगर किसी विशेषज्ञ की सहमति ली हुई है तो उसके बारे में उसमें जानकारी होनी चाहिए। कंपनी की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए विवरण पत्रिका में। अंश और ऋण पत्र की जानकारी कि उसमें कितने अंश हैं, कि अंश का रेट क्या है, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। निर्देशकों का विवरण, कंपनी में कितने निर्देशक हैं, उनका नाम, उनका पता, सारी चीजें उसमें होनी चाहिए। इसके बाद है गलत बयानी, दोष, यहाँ लिख सकते हो आप मिथ्या कथन, जिसमें 2 हेडिंग है, लोभ और असत्य कथन, कपट। अगर कंपनी का जो विवरण पत्र है उसको बनाते समय उसमें कोई भी चूक हुई है, कोई भी मिस स्टेटमेंट दिया गया है, कोई भी गलत कथन कहा गया है तो उसके लिए कंपनी के अधिकारी, कंपनी के निर्देशक जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं। और अगर उन्हें बचना है तो उन्हें ये साबित करना होगा कि उसकी जानकारी उन्हें नहीं थी। असत्य कथन, वही फिर से कि कंपनी के विवरण पत्रिका में कोई भी गलत कथन, कपट पूर्वक कोई भी बात कही गई है, कुछ भी धोखाधड़ी की गई है तो उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है कंपनी के निर्देशक को, अधिकारियों को। फिर दायित्व,
सेक्शन 35 सिविल दायित्व क्षतिपूर्ति। अगर कोई भी सिविल दायित्व होता है, कोई भी धोखाधड़ी होती है कंपनी के जो शेयर धारक हैं उनको, तो वो उसके लिए क्षतिपूर्ति की मांग कर सकते हैं निर्देशकों से, अधिकारियों से। ठीक है। उपाय छल का वाद। इसके बाद दायित्व से मुक्ति। जो ये व्यक्ति हैं ये दायित्व से मुक्ति कैसे पा सकते हैं? इन्हें जानकारी नहीं थी, इन्होंने सारी चीज सही करी थी उसमें। फिर सद्भावना, गुड फेथ में कार्य किया था। फिर तथ्य महत्वपूर्ण नहीं था, जो भी उसमें लिखा हुआ था वो महत्वपूर्ण नहीं था, तो भी वो बच सकते हैं इन दायित्वों से। ठीक है।